प्रिय छात्रों, प्रावस्था नियम के नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम आयोडाइड और वाटर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप इससे पूर्व के लेक्चर में देख चुके हो कि किस प्रकार से लेड सिल्वर सिस्टम, जो कि एक 2 कंपोनेंट सिस्टम है, उसकी हमने विवेचना करी थी और लेड में उपस्थित सिल्वर की अशुद्धि को हमने डिसिल्वरेशन ऑफ लेड यानी कि पैटिंसन प्रक्रम के द्वारा उसे हम किस प्रकार से पृथक कर सकते हैं, इसकी हमने विवेचना करी थी। प्रिय छात्रों, इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आज मैं यहाँ से आप लोगों के द्वारा एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जिस YouTube चैनल के माध्यम से आप ये सभी वीडियोस देख रहे हैं, वैसे तो वो YouTube चैनल स्पेशली बनाया गया है BSc पार्ट सेकेंड ईयर बी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सेकेंड ईयर बी वाले स्टूडेंट्स ही इन वीडियोस को देख पाएँ। आप इन वीडियोस के जो लिंक हैं या पूरा का पूरा जो चैनल का जो लिंक है, इस लिंक को आप अपने अन्य सेक्शंस के जो साथी हैं उन्हें आप आसानी के साथ इन्हें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेजेबल शेयरेबल जितने भी स्टडी मटेरियल्स है उन्हें आप जितना ज़्यादा प्रसारित करेंगे वो उतना ही आप लोगों के भी ज्ञान में वृद्धि करेगा। हाँ, एक चीज़ और कि प्रावस्था नियम के अंदर अब तक आपको हमने एक घटिकीय तंत्र से संबंधित जो भी जानकारी दी थी, यानी कि वाटर सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम तक, उसके लिए एक गूगल फॉर्म की शेप में क्विज आप लोगों को शेयर किया गया था। काफ़ी छात्रों ने उत्साह के साथ उस शेयर किए गए लिंक के माध्यम से उस गूगल फॉर्म के द्वारा उस क्विज को भरा है और उसका रेस्पॉन्स दिया है। जिन जिन छात्रों ने अभी तक उस पर रेस्पॉन्ड नहीं किया है, वे सभी एक बार उसे खोल करके, बड़ा इजी सा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उसको लिंक को आप टच करोगे, वो आपसे रिक्वेस्ट पूछेगा और यस करके आप जैसे ओपन करेंगे वो गूगल फॉर्म के अंदर ओपन हो जाएगा। हाँ, एक आपकी पर्टिकुलर मेल आईडी ऑथेंटिक होनी चाहिए। उस मेल आईडी के माध्यम से वो जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा, खुल जाएगा और आपको उसे सिर्फ जो भी सामान्य उसके अंदर सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देने हैं। बड़े आसान से सवाल हैं जिनके बारे में आपको उसके अंदर जवाब देने हैं। तो ये बात तो ये थी कि जो शेयरेबल थिंग्स हैं उनको आप आसानी के साथ में शेयर कीजिए और अपने साथियों के साथ में डिस्कस कीजिए। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड वाटर सिस्टम के बारे में। ये भी एक प्रकार का द्विघटिकीय सिस्टम ही है, केवल अंतर इतना सा यहाँ पर ये है कि हम ले रहे हैं एक कंपोनेंट के तौर पर वाटर और दूसरे कंपोनेंट के तौर पर हम यहाँ पर ले रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड, जो कि एक लवण है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ, इस फेज डायग्राम को आप एक बार देखें और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इनके पॉइंट्स लिख रखे हैं कि किन किन चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर इस कर्व AO के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कर्व AO है वो कर्व AO क्या है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें जो लिखी हुई हैं उन सबको मैं आपको पहले ही इस जो पहले वाला जो ग्राफ है उसके माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कर्व AO जो है, जो कि फ्रीजिंग फ्रीजिंग कर्व ऑफ वाटर है। हमें पता है कि यहाँ पर AO कर्व, इस AO कर्व में आप देख सकते हैं कि ये जो A बिंदु है, ये A बिंदु हमारे शुद्ध जो बर्फ है उसका तो कहलाएगा गलनांक बिंदु, या जो पानी है उसका कहलाएगा हिमांक बिंदु। अब इसमें हम जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे, या आप यूँ कहो कि बर्फ में हम जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे यानी कि लवण मिलाएंगे, तो जो बर्फ का जो गलनांक है वो इस वक्र के सारे कम होता चला जाएगा। ठीक है, पर एक न्यूनतम -23 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर के उसका जो गलनांक है वो रुक जाएगा। कब? जब तक कि उसमें 52% तक क्या नहीं मिल जाए, पोटेशियम आयोडाइड नहीं मिल जाए। इसी प्रकार से ये जो कर्व OB है, ये कर्व OB यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का फ्यूजन कर्व नहीं कहलाता। अब यहाँ पर ये इसका कहलाएगा सोल्युबिलिटी कर्व, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो कर्व OB है वो इस OB यानी कि B बिंदु पर आकर के यहाँ पर हमने इसे रोक दिया। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये देखो आप कि दी अबव कर्व कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड, यानी कि इस कर्व को हम आगे बढ़ा करके
सॉलिडस लाइन जो है राइट साइड वाली वहाँ तक नहीं ले जा सकता, यानी कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पोटेशियम आयोडाइड तक नहीं लिया जा सकता, यानी कि 100% पोटेशियम नहीं रहते हुए, क्योंकि जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड का सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है इस पॉइंट बी पर, वो उबलना शुरू हो जाता है। यानी कि जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का सेचुरेशन पॉइंट है, यानी कि इसके पश्चात पोटेशियम आयोडाइड को इस बर्फ के अंदर और अतिरिक्त घोलना संभव नहीं है। इस कारण से इस कर्व को हम यहाँ पर इस लाइन तक, ये लाइन हमने आपको पहले ही कहा था कि ये लाइन जो है वो सॉलिडस लाइन कहलाती है, एक्सट्रीम राइट वाली, और ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लाइन, जो कि इस पोटेशियम आयोडाइड के मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगी। और इसका ये आपको यहाँ पर विवरण दे रखा है। इसके बाद के जो विवरण है वो विवरण सामान्य विवरण है, वैसे के वैसे ही जो कि हम एक 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए करते हैं। जैसे कि पॉइंट ओ, यानी कि वो जो यूटेक्टिक पॉइंट है जहाँ पर दोनों कर्व मिलते हैं, वो यूटेक्टिक पॉइंट या क्रायोहाइड्रिक पॉइंट कहलाएगा। यदि वहाँ पर आप प्रावस्था नियम को अप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि प्रावस्था नियम C - P + 2 - 1, यानी कि C 2 घटकीय तंत्र तो 2, और P यानी कि 3, चूँकि 3 प्रावस्थाएं उपस्थित होती है, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से सॉलिड आइस है, तो राइट हैंड साइड से सॉलिड KI है, तो ऊपर की तरफ से सॉल्यूशन है, तो 3 फेजेज यहाँ पर उपस्थित होती हैं, +2 - 1 है तो 0, अर्थात इस बिंदु पर ये 3 फेज उपस्थित होने के कारण ये जो बिंदु है वो अचर बिंदु है, अर्थात यहाँ का जो तापमान है और जो संगठन है वो निश्चित है, यानी कि -23 डिग्री सेंटीग्रेड यदि तापमान हो और बर्फ पोटेशियम आयोडाइड का जो संगठन है उसमें 52% यदि पोटेशियम आयोडाइड हो, तो ये पॉइंट O हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो एरिया ACO है, एरिया ACO का मतलब है ये वाला एरिया हमारा, जो कि बर्फ वाले एरिया को कवर कर रहा है, ये वाला एरिया हमारा ACO। इस ACO के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम आइस में पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो आइस सेपरेट होती चली जाएगी, तो इस एरिया के अंदर सॉलिड आइस है और विलियन है। इसी प्रकार से इस एरिया के अंदर हम यहाँ से यदि इसमें आइस मिलाएंगे यहाँ पर, तो आइस मिलाने पर जो सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड है, जो चूँकि आइस मिलती चली जाएगी तो सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो इस एरिया के अंदर क्या रहेगा, सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड और सॉल्यूशन रहेगा। हाँ, इस यूटेक्टिक लाइन CD, ये जो COD लाइन है, इस COD लाइन के नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल रहता है, सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड और सॉलिड आइस। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एरिया के अंदर चूँकि यहाँ से आइस ऊपर से ही सेपरेट होती चली आ रही है, तो यहाँ पर जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो हमें यहाँ पर बड़े नज़र आएंगे, तो इस एरिया के अंदर यहाँ पर आपको जो पोटेशियम आयोडाइड है उसके जो टुकड़े हैं वो बड़े नज़र आएंगे। इसी प्रकार से आप ये जो MNP लाइन है, इस MNP लाइन के डिस्कशन को हम यदि यहाँ पर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि द कंपोजिशन एट एनी टेम्परेचर कैन बी एवेल्यूएटेड बाय द हेल्प ऑफ टाई लाइन। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि द्विघटिकीय तंत्र के अंदर हम यदि किसी भी समय, मान लिया यहाँ पर आपको संगठन ज्ञात करना है किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो कैसे ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे कि इस सॉलिडस लाइन से इस लिक्विडस लाइन पर हम एक टाई लाइन खींचेंगे। टाई लाइन का मतलब एक सिंपल रेखा, हॉरिजॉन्टल, एक क्षैतिज रेखा, जो कि सॉलिडस लाइन को लिक्विडस लाइन से जोड़ती है, वो क्या कराती है, टाई लाइन। मान लिया अब इस टाई लाइन पर एक बिंदु है, ये पॉइंट मान लिया, तो इस पॉइंट पर क्या संगठन होगा, मान लीजिए कि ये स्मॉल x है, ये स्मॉल y है और ये स्मॉल z है, तो इस स्मॉल y पॉइंट पर क्या संगठन होगा, तो संगठन का मतलब ये है कि yz डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू दी, ये जो कंपोजिशन है ये कंपोजिशन बताएगा आइस का, और ये जो कंपोजिशन है ये बताएगा पोटेशियम आयोडाइड का। इस बारे में हम इससे पहले वाले जो द्विघटिकीय तंत्र पढ़ाए हैं वहाँ हम इसकी टाई लाइन की विवेचना कर चुके हैं। एरिया बिलो द COD, हमें पता ओनली सॉलिड्स कैन रिमेन, वहाँ पर केवल क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। हाँ, इस लाइन MNP के बारे में मैं आपको बता रहा था कि लाइन MNP यानी कि जो कि M पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन में स्थित है, पॉइंट M पर वाले द्रव को यदि हम ठंडा करेंगे तो जैसे ही वो N बिंदु पर आएगा तो जो बर्फ और सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड है वो, चूँकि वो बिंदु O पॉइंट से होकर के गुजरता है, तो वहाँ पर एक साथ ही पोटेशियम आयोडाइड और बर्फ दोनों ठोस के रूप में अलग होना शुरू हो जाएगी।
और जो पूरा का पूरा जो विलियन है फ्रीजेस जम जाएगा एट यूटेक्टिक मिक्सचर विदाउट चेंजिंग देयर कंपोजिशन को परिवर्तित किए बगैर उनका जो तंत्र है वो पूरा का पूरा वहाँ पर जम जाएगा। तो ये पोटेशियम आयोडाइड और वाटर सिस्टम है जिसके कि आज हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर्स के बारे में। एक बार पुनः प्रिय छात्रों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी इन वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक और छात्रों को इनका लाभ मिल सके। थैंक यू।